नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी सर्वे को 8 हफ्ते दिए। 35वें दिन मसाजिद कमेटी ने सर्वे टीम को परिसर में जाने से रोका था। गोल्ड हॉलमार्किंग का दायरा 55 नए जिलों में बढ़ाया गया। 2021 से अनिवार्य होने के बाद अब तक 343 जिले जुड़े। गोल्ड बेचने के लिए मार्किंग जरूरी। शरद पवार बोले, अजीत का अध्यक्ष बनना गैर कानूनी। इलेक्शन कमीशन को बताया, मैं ही एनसीपी चीफ। अजीत ने कहा, बहुमत हमारे पास। भारत पाकिस्तान मैच पर बारिश का खतरा। रिजर्व डे होगा 10 सितंबर को, जहां रुकेगा 11 को वहीं से खेला जाएगा। कोलंबो में बारिश के 90% हैं आसार। खरगे बोले, बीजेपी भारत के टुकड़े करने में लगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ईडी आईटी लोकतंत्र का नाश कर रही, हम मजबूती से खड़े हैं। बीजेपी ने त्रिपुरा की 2, उत्तराखंड की 1 सीट जीती। झारखंड में जेएमएम, बंगाल में टीएमसी, केरल में कांग्रेस और यूपी में सपा की हुई जीत। एयर होस्टेस मर्डर केस के आरोपी ने की खुदकुशी। लॉकअप में खुद की पैंट से लगाई फांसी। बता दें कि पुलिस को कोर्ट में पेश करना था। गाजियाबाद नोएडा में डॉग अटैक के रोजाना 400 केस। रिटायर्ड आईएएस को काटा। सड़कों पर 1.25 लाख आवारा कुत्ते। खड़गे को G20 डिनर में नहीं बुलाए जाने पर विवाद। तमिलनाडु के कांग्रेस नेता बोले, मोदी है तो मनु है। भूपेश ने कहा, असहमति का सम्मान करें। ब्रुसेल्स में राहुल गांधी बोले, भारत में गांधी गोडसे विजन की लड़ाई। मोदी इंडिया गठबंधन से डरकर देश का नाम बदलना चाहते हैं। कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी सर्वे को 8 हफ्ते दिए। 35वें दिन मसाजिद कमेटी ने सर्वे टीम को परिसर में जाने से रोका था। खबर है कि ज्ञानवापी सर्वे को लेकर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एएसआई टीम को 8 हफ्ते में सर्वे करने का आदेश दिया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 35वें दिन एएसआई टीम को परिसर में जाने से रोका था। अंजुमन कमेटी ने कोर्ट के आदेश के बाद ही टीम को सर्वे के लिए अंदर जाने की बात कही थी। वहीं बता दें कि गुरुवार को भी सर्वे शुरू होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था, जिसके चलते सर्वे रोका गया था। बता दें कि अंजुमन कमेटी का ये कहना था कि कोर्ट के आदेश आने के बाद ही सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों ने एएसआई की टीम और मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों से बात की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। मसाजिद कमेटी का कहना है कि जिला जज की अदालत ने सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 सितंबर तक की इजाजत दी थी। बता दें कि सर्वे रिपोर्ट नहीं जमा की गई और जिला जज की अदालत ने 8 सप्ताह का समय और मांगा। बता दें कि सुनवाई के बाद ही फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए टीम को प्रवेश करने देंगे। एएसआई की 30 सदस्यीय टीम ज्ञानवापी परिसर में ही मौजूद रही। आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी 3 सितंबर से लगातार अपना विरोध दर्ज करा रही है। एएसआई की टीम से 4 तारीख पर सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष ने सर्वे नहीं करने की अपील की थी, लेकिन सर्वे जारी रहा। 7 सितंबर गुरुवार को मसाजिद कमेटी के विरोध के बीच एएसआई की 30 सदस्यीय टीम ज्ञानवापी परिसर में सर्वे नहीं कर सकी। गोल्ड हॉलमार्किंग का दायरा 55 नए जिलों में बढ़ाया गया। 2021 से अनिवार्य होने के बाद अब तक 343 जिले जुड़े। गोल्ड बेचने के लिए मार्किंग जरूरी। खबर है कि सरकार ने गोल्ड और कलाकृतियों की मैंडेटरी हॉलमार्किंग का दायरा 16 राज्यों के 55 जिलों में बढ़ा दिया है। जून 2021 में शुरू होने के बाद पहले और दूसरे फेज में इसके अंदर देश के 228 जिले कवर हो रहे थे। 8 सितंबर से शुरू हो रहे इसके तीसरे फेज में 55 नए जिले के जोड़ने के बाद इसका दायरा 343 जिलों तक हो जाएगा। इस बात की जानकारी सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए दी है। बता दें कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बताया है कि हॉलमार्किंग की शुरुआत के बाद रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की संख्या 34,647 से बढ़कर 1,81,590 हो गई है, जबकि एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर की संख्या 945 से बढ़कर 1,471 हो गई है। अब आपको बताते हैं कि गोल्ड हॉलमार्किंग आखिर है क्या। हॉलमार्किंग किसी भी महंगे मेटल और कलाकृति के शुद्धता की सरकारी सर्टिफिकेशन होता है। हॉलमार्क सरकारी गारंटी होती है, जिसे देखकर आप बिना किसी झिझक के कोई भी ज्वेलरी को खरीद सकते हैं। भारत में हॉलमार्क ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS देती है। हॉलमार्किंग में किसी प्रोडक्ट को तय मापदंडों पर प्रमाणित किया जाता है। BIS वह संस्था है जो ग्राहकों को उपलब्ध कराए जा रहे सोने की जाँच करती है। सोने के सिक्के या गहने पर हॉलमार्क के साथ
साथ BIS का लोगो लगाना जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि BIS की लाइसेंस वाली लैब में इसकी शुद्धता की जांच की गई है। भारत में 16 जून 2021 तक यह अनिवार्य नहीं था, लेकिन इसके बाद इसे ट्रेडर्स के लिए यह मैंडेटरी कर दिया गया। 23 जून 2021 से इफेक्ट में आए इसके पहले फेज में 256 जिलों को जोड़ा गया था। वहीं दूसरे फेज में 4 अप्रैल 2022 को 32 नए जिलों को जोड़ दिया गया। दूसरे फेज तक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी HUID से रोजाना 4 लाख से ज्यादा गोल्ड के सामान सर्टिफाइड किए गए। शरद पवार बोले, अजीत का अध्यक्ष बनना गैर कानूनी। इलेक्शन कमीशन को बताया, मैं ही NCP चीफ हूं। अजीत ने कहा, बहुमत हमारे पास। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP चीफ शरद पवार ने 8 सितंबर को चुनाव आयोग को बताया है कि पार्टी में कोई फूट नहीं है। वे पार्टी के अध्यक्ष हैं और जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो कि उनके साथ है। ऐसे हालात में अजीत गुट पार्टी पर दावा कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का पार्टी का अध्यक्ष बनना और पार्टी के नाम और चिन्ह का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। पार्टी छोड़कर जाने वाले 9 मंत्रियों समेत 31 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की जाए। तो उधर अजीत पवार ने चुनाव आयोग को यह बताया कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह फैसला किया है। पार्टी का बहुमत और संख्या हमारे पास है, इसलिए हमारे गुट के विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं हो सकती है। दरअसल जुलाई 2023 में अजीत पवार 40 विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद शरद पवार ने चुनाव आयोग से उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की है। वहीं अजीत पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन में यह दावा किया था कि वो NCP हैं, जिसके अध्यक्ष अजीत पवार हैं। अजीत पवार गुट ने इससे जुड़े हुए दस्तावेज भी चुनाव आयोग को सौंप दिए थे। आयोग ने इस पर जवाब देने के लिए शरद पवार गुट को 3 हफ्ते यानी 9 सितंबर तक का समय दिया था। इलेक्शन कमीशन की ओर से मिली मियाद खत्म होने से पहले ही शरद पवार ने मेल के जरिए जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें उन्होंने अजीत पवार के दावों का खंडन किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार ने 5 जुलाई को शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया था। अजीत ने खुद को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताया था। प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई में 30 जून को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, उसी में यह फैसला हुआ था। तो इधर दोनों गुटों के नेता चुनाव आयोग पहुंचे। भारत पाकिस्तान मैच पर बारिश का खतरा, रिजर्व डे होगा। 10 सितंबर को जहां रुकेगा 11 को वहीं से खेला जाएगा। कोलंबो में बारिश के 90% हैं आसार। खबर है कि एशिया कप सुपर 4 स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में मैच पूरा नहीं हो पाता, तो 11 सितंबर को रिजर्व डे रखा गया है। सुपर 4 स्टेज का तीसरा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच 10 सितंबर को श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा। इस दिन कोलंबो में बारिश होने के 90% आसार जताए जा रहे हैं। तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 स्टेज मैच के लिए 11 सितंबर को रिजर्व डे रखा गया है। 10 सितंबर को मैच जहां रुकेगा, 11 सितंबर को वहीं से मैच खेला जाएगा। दरअसल इससे पहले 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। आपको बता दें कि किसी और सुपर 4 मैच के लिए रिजर्व डे नहीं है, सिर्फ भारत पाकिस्तान के लिए ही है। इसके अलावा किसी और मैच में बारिश अगर होती है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। भारत पाकिस्तान मैच के अलावा सिर्फ एशिया कप 2023 फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। बता दें कि एक्यूवेदर के मुताबिक श्रीलंका के मौसम विभाग के अनुसार रविवार को कोलंबो में मैच के समय दोपहर 2 बजे से भारी बारिश के आसार हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर के 3 बजे से खेला जाना है। टॉस दोपहर के 2:30 बजे होगा। खड़गे बोले, बीजेपी भारत के टुकड़े करने में लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ED-IT लोकतंत्र का नाश कर रही है, हम मजबूती से खड़े हैं। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनांदगांव में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में केंद्र की भाजपा सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने छत्तीसगढ़ में लगातार पड़ रहे छापे पर कहा कि ED-IT लोकतंत्र का नाश कर रही है, भाजपा भारत के टुकड़े करने में लगी है। खड़गे ने केंद्र पर केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की कार्रवाई के बाद भी हम मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद भी किया। खड़गे ने कहा कि इन्हीं की बदौलत मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं। भाषण की शुरुआत में खड़गे ने राजनांदगांव के पुरोधाओं का स्मरण करने के साथ ही गुरु घासीदास, शहीद वीर नारायण सिंह को नमन किया। कहा कि छत्तीसगढ़ का इतिहास बलिदान का है, यह सांप्रदायिक सद्भाव की धरती है। जांजगीर में मैं भरोसे का
सम्मेलन में आया था। जांजगीर में मेडिकल कॉलेज का नामकरण मिनी माता के नाम से किया गया है। आपको बता दें कि खड़गे ने कहा कि यहाँ के लोग बहुत मासूम हैं, अपने काम में मसरूफ रहते हैं, दूसरी बातों में इनको ध्यान नहीं रहता। गांधी जी कहते थे कि मैं ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करे कि देश उनका है। केंद्र सरकार ने भी छत्तीसगढ़ के मिलेट मिशन की बहुत तारीफ की है। बीजेपी ने त्रिपुरा की 2, उत्तराखंड की 1 सीट जीती। झारखंड में जेएमएम, बंगाल में टीएमसी, केरल में कांग्रेस और यूपी में सपा की हुई जीत। खबर है कि देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के नतीजे आ गए हैं। इनमें त्रिपुरा की 2, उत्तराखंड की 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। केरल की पुथुपल्ली सीट कांग्रेस के खाते में गई है। वहीं बंगाल की 1 सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। झारखंड में इंडिया अलायंस की ओर से जेएमएम ने जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट समाजवादी पार्टी के सुधारक सिंह के खाते में गई है। बता दें कि सभी सीटों पर 5 सितंबर को उपचुनाव हुए थे। इसमें 5 सीट यूपी का घोसी, उत्तराखंड का बागेश्वर, झारखंड का डुमरी, बॉक्सा नगर और धनपुर त्रिपुरा का पर इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने एक साथ चुनाव लड़ा था। बंगाल की धूपगुड़ी और केरल की पुथुपल्ली सीट पर विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी थी। आपको बता दें कि यूपी की घोसी सीट पर यहां पर गठबंधन इंडिया की ओर से समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की है। सुधाकर ने बीजेपी के दारा सिंह को 42,672 वोटों से हराया है। जीत के बाद सपा नेता शिवपाल यादव ने एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। वहीं आपको बता दें कि झारखंड की डुमरी सीट पर इंडिया गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की बेबी देवी जीती हैं। उन्होंने एनडीए की ओर से आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी को 13,000 वोटों से हरा दिया। इस विधानसभा सीट पर करीब 2 दशक तक जगन्नाथ महतो का वर्चस्व रहा है। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद जेएमएम ने उनकी पत्नी बेबी देवी को मैदान में उतारा था। जीत के बाद बेबी देवी ने कहा कि यह जनता की जीत है, मैं उनके सारे अधूरे काम को पूरा करूंगी। उत्तराखंड के बागेश्वर सीट पर बीजेपी की पार्वती दास ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के बसंत कुमार को हराया है। बीजेपी ने विधायक चंदन राम दास के निधन के बाद उनकी पत्नी पार्वती दास को इस सीट पर उम्मीदवार बनाया था। आपको बता दें कि त्रिपुरा की बॉक्सनगर और धनपुर सीट पर दोनों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। धनपुर से बीजेपी के प्रत्याशी बिंदु देबनाथ ने सीपीआईएम प्रत्याशी कौशिक चंदा को 18,871 वोटों से हराया है। वहीं बॉक्सानगर सीट से बीजेपी के तफज्जल हुसैन ने सीपीआईएम के मिजान हुसैन को 30,237 वोटों से हरा दिया है। वहीं आपको बता दें कि केरल की पुथुपल्ली सीट पर कांग्रेस के चांडी ओमान ने 37,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से सीपीआईएम के जैक सी थॉमस को पुथुपल्ली सीट से हरा दिया है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। आपको बता दें कि बंगाल के धूपगुड़ी सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। टीएमसी कैंडिडेट निर्मल चंद्र रॉय और बीजेपी की तापसी रॉय के बीच काउंटिंग शुरू होने के से खत्म होने तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। टीएमसी ने करीब 4,000 वोटों से बीजेपी को मात दी है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।